हेलो एवरीवन, आज की हमारे डिस्कशन का टॉपिक है क्लास एग्रीगेट डिमांड कर्व डेरिवेशन फ्रॉम आईएसएलएम मॉडल। आईएसएलएम मॉडल को मैं बहुत डेप्थ में पढ़ा चुका हूं और एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मॉडल को भी मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ा चुका हूं। इस लेक्चर में एक आपको ये दिखाना है कि जैसे एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई कर्व प्राइस के साथ रिलेटेड होता है, वैसे आईएसएलएम मॉडल वो इंटरेस्ट रेट के साथ रिलेटेड होता है। मतलब इंटरेस्ट रेट का प्राइस के साथ क्या लिंक है, और जीडीपी तो सेम रहेगा। यानी कि अगर हम बात करते थे क्लास, ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा प्लीज़ रिकॉल कीजिए। मैं आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग में, सबसे पहले हम बात करेंगे आईएसएल मॉडल की। तो आईएस कर्व में मैंने आपको दिखाया था कि ये हम एग्रीगेट डिमांड्स बोलते हैं, और आईएस कर्व जो है वो प्राइस के साथ, ठीक है, प्राइस लेवल और जीडीपी का इनवर्स रिलेशन होता है। दूसरा मैंने बताया था कि जो एलएम कर्व होता है, बोलेंगे सर प्राइस कैसे लिख दिया आपने, यहाँ तो इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। तो अभी आपको मैं समझाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर इसको चलो इंटरेस्ट रेट लिख देता हूँ तो हमारा y निकला। तो यानी कि आप इससे बोलेंगे कि ये हमारा y है जहाँ पर इक्विलिब्रियम है, और ये हमारा r है। ओके, तो आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जब हम यहाँ पर y लिख रहे हैं तो एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे, हमारी इकोनॉमी में ये जीडीपी है, तो एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे हमारी इकोनॉमी में प्राइस भी होगा। ओके, सो अब हम यहाँ पर एक और मॉडल ले लेते हैं जिसे हम एग्रीगेट डिमांड्स और एग्रीगेट सप्लाई मॉडल बोलते हैं। तो ये यहाँ पर हमने आईएसएलएम मॉडल लिख लिया और इसको हमने एडी और एएस मॉडल लिख दिया। अब मैं ब्रीफली ये बताना चाहता हूं कि हम इसको एग्रीगेट डिमांड लिखते हैं। तो आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए कि जो आईएस है ये इन्वेस्टमेंट सेविंग अप्रोच इक्विलिब्रियम की बात करता है, और जहाँ पर सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्विलिब्रियम होता है वहीं पर एग्रीगेट डिमांड्स है। तो इसे हम भी लिखते थे C + I + G + नेट एक्सपोर्ट। तो ये गुड्स मार्केट है, तो यह भी एक गुड्स मार्केट है। यह भी 4 सेक्टर है, यह भी 4 सेक्टर है, लेकिन ये प्राइस के साथ कोरिलेट करना है। ये है प्राइस के लेवल। ओके, तो पर्टिकुलर हम ये बोलेंगे कि इस प्राइस पर, इस गिवन P0 पर Y0 इक्वल है। इट मीन्स मार्केट में OY जीडीपी है और वो Y जीडीपी पर OR इंटरेस्ट रेट और OP प्राइस है। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपसे दो चीज़ पूछता हूँ क्लास। जब इकोनॉमी में चाहे आईएस चेंज होगा और चाहे एलएम चेंज होगा, इन दोनों के चेंज से एग्रीगेट डिमांड्स चेंज होगा। अब एग्रीगेट डिमांड्स राइट हैंड जाएगा या लेफ्ट हैंड आएगा या ऊपर नीचे, मतलब मूवमेंट की बात करेगा, ये चीज़ आपको समझना है। चलो हम मान के लेते हैं क्लास, मार्केट में इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है, सॉरी इन्फ्लेशनरी रिसेशनरी सिचुएशन है। तो उस रिसेशनरी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हम मॉनेटरी पॉलिसी ले लेते हैं पहले। ओके, तो मान के चलो हमें मार्केट में मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज कर दिया। और जब आपको पता है कि जब मनी सप्लाई इंक्रीज करेंगे, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे, तो जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो क्या होगा इकोनॉमी में, आप मुझे बताइए। तो जब मनी सप्लाई इंक्रीज करेंगे तो आपका जो ग्राफ बनेगा क्लास, वो एलएम शिफ्ट यहाँ हो जाएगा। ओके,
जब एल एम शिफ्ट यहाँ हो जाएगा तो आप देखेंगे कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या होगा क्लास, फॉल हो जाएगा। और जब इंटरेस्ट रेट फॉल हो जाएगा मार्केट में तो आप देखेंगे कि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। यानी कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट फॉल होगा तो जीडीपी इंक्रीज हो जाएगा। इसको डेल्टा वाई बोलते हैं। डेल्टा आर के चेंज होने से डेल्टा वाई जीडीपी इंक्रीज हो गया, और ये डेल्टा वाई आर के इंक्रीज होने से, प्रोडक्शन होने से मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी, प्राइसेस डाउन चला जाएगा क्योंकि प्रोडक्शन होगा। मार्केट में जब प्राइसेस डाउन चला जाएगा तो इकोनॉमी में और डिमांड होगी, तो होगा क्या कि डिमांड्स प्राइस डाउन हो जाएगा। यानी कि अब हम बोलेंगे कि सेम डिमांड कर्व रहेगा लेकिन P1 हो गया और ये Y1 हो गया। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मार्केट में मनी सप्लाई चेंज होने से इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ, इन्वेस्टमेंट चेंज हुआ, जीडीपी चेंज हुआ, सप्लाई चेंज हुआ, मार्केट में प्राइसेस फॉल हो जाएगा और जीडीपी का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा जितना यहाँ पर बढ़ा हुआ है। आप ई पॉइंट से थे तो आप E1 पे आ गए, आप ई से थे तो आप E1 पे आ गए। हमने ज़्यादा कर दिया है, आपको थोड़ा सा यहीं तक लेना था तो आप इसको थोड़ा सा इसी के पैरेलल ले लेंगे आप, ठीक है, यहाँ पर पैरेलल ले लीजिएगा। हमने क्या दिखाया कि डिमांड कर्व को, एग्रीगेट डिमांड्स को हमने ड्रा किया, और अगर दूसरी सिचुएशन ऐसा भी ले सकते हैं कि अगर मार्केट में मनी सप्लाई को कम कर दिया गया, ओके, मनी सप्लाई को कम कर दिया गया तो मार्केट में मनी की डिमांड्स वही रहेगी तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। जब आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा तो ई से आप E2 पे आ गए क्लास, और इसका इम्पेक्ट क्या होगा, इसका इम्पेक्ट ये होगा मार्केट में कि P2 हो जाएगा और Y2 हो जाएगा। तो जीडीपी इतना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया, और इस इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज होने से इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो जाएगा, सेविंग डिक्रीज हो जाएगी, तो हमारा इन्वेस्टमेंट सेविंग इस पॉइंट पे आ जाएगा तो हमारा जीडीपी भी कम हो जाएगा, डेल्टा वाई कम हो जाएगा। इससे क्या होगा कि हमारी इकोनॉमी रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ पर भी होगा कि मार्केट में एग्रीगेट डिमांड्स कम हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि E2 आ गया। तो क्लास हम ये बोलेंगे कि अगर हम इन पॉइंटों को मिला देते हैं तो क्या निकला हमारा, यही हमारा है क्लास डेरिवेशन ऑफ एडी कर्व, डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड फ्रॉम ISL मॉडल। इस क्लियर। अब मैं एक दूसरा कंसेप्ट भी लेता हूं क्लास। हो भी सकता है कि आप बोलेंगे सर अगर हमें शिफ्टिंग दिखाना है एग्रीगेट डिमांड को तो कैसे दिखाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि बोलेंगे सर आप तो पिछले क्लास में पढ़ाए थे कि मनी सप्लाई जो है वो अदर वेरिएबल है ड्यू टू प्राइस। तो ये इसके प्राइस किसकी वजह से हो रहा है, ये मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से हो रहा है प्राइस। तो सर ये तो अदर फैक्टर है, ठीक है, वो भी बता सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर आपको दिखाना था कि इंटरलिंक कैसे होता है, ड्राइव कैसे होता है। वो एक्सेप्शनल केसेस में आपको दिखा सकते हैं कि जब हम मॉनेटरी पॉलिसी में प्राइस कांस्टेंट रखेंगे और सिर्फ डिमांड को बढ़ा देंगे। तो नोट कर लीजिए, फिर आगे चले क्लास। ओके, सो देयर इज एक्सट्रीमली केसेस बन सकता है। मैं यहीं पर एक और बात बता देना चाहता हूं। अगर मैं क्लास ये भी कह सकता था, मैं दोबारा से मिटाऊं, प्लीज नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते क्लास। ओके, एक अगेन बताता हूं कि ड्यू टू द प्राइस कांस्टेंट रहेगा अगर आपका, तो हमें लेके क्लास पहले एक ग्राफ बनाएंगे और साथ के साथ यहाँ पर हम एग्रीगेट डिमांड भी रख देंगे।
हम ऐसे कहेंगे क्लास ये IS है, ये AD है, ये प्राइस के साथ इन्वर्स होता है, ये इंटरेस्ट रेट के साथ इन्वर्स होता है। यहाँ भी GDP है और यहाँ भी GDP है। ये हमारा Y है, ये Y है। इतना तो क्लियर है ही है। अब मैं बताता हूँ कि मान के चलो क्लास ये आपका LM है और ये LM किस पे डिपेंड करता है हम ये नहीं लिख रहे हैं, पूरा आपको पता है, ठीक है। M/P फंक्शन Y, ठीक है, R, ये सब नहीं लिख रहे हैं, आपको पता है कि LM क्या होता है और IS भी पता है। तो जब हमारा इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है तो Y0 ये है और R0 ये है। क्लियर है। अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हो सकता है ये प्राइस है, ये प्राइस है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मार्केट में हो सकता है LM इधर शिफ्ट हो जाए तो मार्केट में इंटरेस्ट रेट फॉल हो गया और आपका GDP इंक्रीज हो गया। तो ये GDP इंक्रीज हुआ है ड्यू टू अदर फैक्टर। जब ड्यू टू अदर फैक्टर GDP इंक्रीज हुआ है तो हम क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे प्राइस में कोई चेंज नहीं आया है और ये हमारा एग्रीगेट डिमांड्स यहाँ पर बढ़ गया है। तो AD इंक्रीज हो गया, Y0 से Y1 हो गया, बट E से आप E1 पे आ गए, E से आप E1 पे आ गए ड्यू टू द प्राइस, कांस्टेंट प्राइस होने के, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है राइट हैंड। और अगर सप्लाई कम भी हो जाती है तो क्या होगा, R बढ़ जाएगा, लेकिन प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन मार्केट में GDP कम हो जाएगी। तो हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, अदर फैक्टर को अगर काउंट करते हैं तो इम्पैक्ट को, जैसे ये अदर फैक्टर आपका E2 हो गया। इसी तरह से क्लास हम इन्वेस्टमेंट को भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि मान के चलो IS और LM को हम एक ही पॉइंट पर रखते हैं, मान के चलो क्लास हम IS को चेंज कर देते हैं और LM को सेम रहने देते हैं। एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज LM, ये IS है, ओके, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट से ये Y है। अगर मैं LM को IS को चेंज कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट को आप इंक्रीज कर देते हैं तो आपका GDP इंक्रीज हो गया, ओके, यानी कि GDP इंक्रीज हो गया। और अगर आप IS को कम कर देते हैं तो GDP आपका घट गया, R घट गया। तो आप E से आप, जब आप E पे थे तो आप E1 या E2 पे आ गए। इसका मतलब यहाँ पर जो मार्केट में एग्रीगेट डिमांड्स GDP बढ़ रहा है, लेकिन प्राइस में कोई चेंज नहीं है। और इस केस में GDP घट रहा है लेकिन इंटरेस्ट रेट फॉल हो रहा है, लेकिन प्राइस कांस्टेंट है, तो GDP इंक्रीज हो रहा है। तो आप एग्रीगेट डिमांड को शिफ्टिंग और मूवमेंट दिखा सकते हैं। क्लियर। तो हमने ये पढ़ा है कि IS LM मॉडल से एग्रीगेट डिमांड्स कैसे आप निकालते हैं और कैसे उसको शिफ्टिंग एंड मूवमेंट भी दिखाते हैं और किस तरह से उसको ड्राइव करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वारी है तो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके क्लास, थैंक यू।